अटैक किया गया तो पाकिस्तानी आर्मी अपनी पोस्ट, अपनी चौकियों को छोड़कर भागती नजर आई। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये डूरंड लाइन जो अंग्रेजों ने बनाई थी जी। जब ये पाकिस्तान भारत एक ही थे, ये 1893 में बनाई थी। अफगानिस्तान पे किसी भी भारी शक्ति का कभी भी शासन नहीं रहा है। 1893 से ही अफगानिस्तान ने इस डूरंड लाइन को कभी नहीं माना। जब अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा किया, तब भी अफगानियों ने डूरंड लाइन को नहीं माना। हमेशा वो कहते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, जो पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, उन्होंने कहा ये पूरा इलाका हमारा ही है। और इस वक्त तो अफगानी अच्छी तरह जानते हैं कि 1947 से पाकिस्तान इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी पे खड़ा है। तभी वो पाकिस्तान की कोई बात के लिए तैयार नहीं है, कोई बातचीत में वो सफल नहीं होने दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है जितना अभी वो हमला पाकिस्तान पे करेंगे, जितना दबाव पाकिस्तान पे इस वक्त डालेंगे, उनको खैबर पख्तूनख्वा अपने देश में मिलाने में उन्हें लग रहा है कि ये सफलता उन्हें बहुत जल्द मिलेगी। और मैं भी ये एग्री करता हूं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान चाहे भारी ताकतों की वजह से, चाहे अंदरूनी दिक्कतों की वजह से, सबसे कमजोर कड़ी पे है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में कहर मचाया हुआ है। सिंध में कई सिंधी गुट हैं जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो पाकिस्तान के 4 सूबों में से 3 में तो आक्रोश है, गुस्सा है। तो ये जो अफगानियों की जो रणनीति है, बड़ी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक अच्छा मौका है। जितना हम दबाव बना के रखेंगे, हमें खैबर पख्तूनख्वा मिल जाएगा। तो अफगानिस्तान की तरफ से कोई लेटअप नहीं होगा। वो पाकिस्तान पे उसी तरह हमले करते रहेंगे। और जैसे आपने सही कहा, डूरेंट लाइन पे जो भी पाकिस्तानी चौकियां हैं, उस पे आए गए दिन अफगानी फायर कर रहे हैं, वहां पे दिक्कतें कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी सेना को कई चौकियां खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की सैनिक शक्ति में इजाफा हो रहा है, तो ज्योग्राफी उनके साथ है, जोश जज्बा में उनकी कमी नहीं है। और थोड़े उन्हें आधुनिक हथियार मिल जाए तो वो तो पाकिस्तानी सेना जो तैनात है डूरन लाइन के बॉर्डर आउटपोस्ट पे, वो तो उनके लिए कहर मचा देंगे। जी। सोढी साहब, दूसरी ओर अगर जो ये लड़ाई की स्थिति बनी नजर आ रही है, इस बीच बीएलए और टीटीपी ने हाथ मिलाया। इस जो ये मिलन है, ये जो गठजोड़ हुआ है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं, टीटीपी और बीएलए? अभिषेक जी, हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का जी। दुश्मन दोस्त होता है। जी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान, दोनों का एक ही कॉमन दुश्मन है, वो है पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सेना। तो जी। उन्होंने जो हाथ मिलाया है, वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से अब वो कोऑर्डिनेटेड हमले करेंगे पाकिस्तानी सुरक्षा बल के सैनिकों पे, तो पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी कि हम कहां से टैकल करें, कौन से इलाके को पहले बचाएं। तो ये बड़ी उनकी सोची समझी रणनीति है, और ये उनके लिए अच्छी है, क्योंकि जितना ये शक्तिशाली तौर से पाकिस्तानी सुरक्षा बल के सैनिकों को मारेंगे, उनके अगेंस्ट अपना मोर्चा खोलेंगे, उतना बलूचिस्तान के आजाद होने के और खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान में मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों बीएलए और टीटीपी को ये अपना हाथ मिलाए रखना चाहिए, अगर उनका लक्ष्य वो है जो वो कहते आए हैं। और ये सुनहरा मौका है बीएलए के लिए भी, टीटी के लिए भी। जितना वो अपने में गहरी दोस्ती करेंगे, जितने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करेंगे, उतनी दिक्कतें पाकिस्तानी सेना के लिए होंगी। जी। अब सोढी साहब, जो ये दिक्कतों का हम जिक्र करते नजर आ रहे हैं और आसिम मुनीर को लेकर अगर बात करें, क्या यहां पर ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसके अंदर भी एक अस्थिरता देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी आसिम मुनीर को लेकर कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है? अभिषेक जी, अभी मैं आपके शो से पहले एक लेख पढ़ रहा था जो टाइम्स ऑफ इजराइल में है, जी। जिसमें लिखा है कि अक्टूबर 2022 के बाद लगातार वहां से इजरायली नागरिक अपने देश को परमानेंटली छोड़ के जा रहे हैं। और पिछले साल पहली बार इजराइल के इतिहास में, जब इजराइल 1948 में देश बना, पहली बार पिछले साल जो इमिग्रेशन है, वो इमिग्रेशन से ज्यादा, यानी बाहर जाने वाले लोग, नागरिकता छोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, नागरिकता लेने वाले लोग कम है। इसका कारण क्यों क्या है? जी। क्योंकि इसका लिंक आपके प्रश्न के साथ है। हम सारे जानते हैं कि इजराइल सबसे तगड़े राष्ट्रवाद देशों में से माना जाता है, लेकिन उसके नागरिक क्यों छोड़ के जा रहे हैं जी। अपना देश? जी। क्योंकि हर इंसान को एक सुखद एनवायरनमेंट चाहिए, अपनी तरक्की के लिए अवसर चाहिए, अपने फैमिली के लिए उसे कुछ करना है। वो उन्हें इजराइल में अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 साल से लगातार लड़ाइयां नॉन स्टॉप चलती हैं। यही चीज बिल्कुल पाकिस्तान में है। आप देखिए, हर साल पाकिस्तान के कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं। वो अमीर पढ़े लिखे लोग
छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण ये कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना से नाखुश है। नाखुश इसलिए क्योंकि ना उनके पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी की किल्लत है। अभी जिस तरह से मिडल ईस्ट में लड़ाई हुई, वहां पे जो पेट्रोल के दाम थे पहले दिन ही 20-25% बढ़ गए। आप देखिए भारत में ये लड़ाई आज 17वां दिन है और आज तक हमारे पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। मैं परसों ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा के आया हूं, कोई दाम नहीं बढ़े हैं, कोई लाइन नहीं थी, आराम से गया भरा के आ गया जैसे पहले था। तो ये दिखाता क्या है? ये एक बात साफ दिखाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत पूरी तरह विफल हो चुकी है अपने नागरिकों को वो सहूलियत देने के लिए। और जिस भी इंसान को जिस देश में सहूलियत नहीं मिलती है, वो उसका आक्रोश तो बढ़ता ही बढ़ता है। जहां उसे पहला अवसर मिलता है वो अपना देश छोड़ के परमानेंटली चले जाता है। जैसा इजराइल में शुरू हो गया है, पाकिस्तान में तो हो ही रहा है। पाकिस्तान में तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक सिस्टम होता है जहां पे पाकिस्तानी नागरिक डुअल सिटीजनशिप ले सकता है, यानी दो दो देशों की नागरिकता वो ऑफिशियली रख सकता है। अमेरिका की भी वो रखना चाहे और पाकिस्तान की भी। तो हालांकि पाकिस्तान के अगर हम ऑफिशियल फिगर्स देखें तो उतने फिगर्स नहीं होंगे जिन्होंने नागरिकता छोड़ी है, क्योंकि वहां पे डुअल सिटीजनशिप का एक सिस्टम है। लेकिन हकीकत ये हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी नागरिक अपना देश छोड़ के दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में बस रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आक्रोश दिखाता है। और मैं एक और मिनट चाहूंगा आपसे। जी। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके सिर्फ 0.3% लोग ही पाकिस्तानी सेना में नौकरी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बाकी जितने उनके कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, उनके साथ हमेशा नाइंसाफी किया, अत्याचार किया है। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर और सैनिक पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सिर्फ वहां से 0.3% सैनिक आते हैं। और यही हाल पाकिस्तान की हर सरकारी नौकरी का है। यानी पाकिस्तान ने कभी भी नॉन पंजाबियों को वहां पे वो इज्जत, वो दर्जा, वो इक्वालिटी नहीं दी। तो पाकिस्तान में तो आक्रोश बढ़ना बिल्कुल वाजिब। जी। सोढी साहब, दूसरी ओर अगर पाकिस्तान के जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, जहां पाकिस्तान जो है वो दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, अगर हम बात करें बलूचिस्तान को लेकर, टीटीपी, अफगानिस्तान को लेकर, दूसरी ओर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है पीओके को लेकर, सिंधुस्तान बनाने की मांग सिंध में की जा रही है, पंजाब को लेकर बात करें तो उसे अलग करने की मांगे की जा रही हैं। क्या आप सोढी साहब, आपको यह लगता है कि जो आंतरिक युद्ध पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इस वक्त, जिसका जिक्र अभी आपने पहले भी थोड़ा बहुत किया, उस आंतरिक युद्ध की वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, जैसे मैंने पहले कहा, 1947 से लेकर आज तक इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर कड़ी पे खड़ा है। जी। उसके अंदर तो आक्रोश है ही है, उसके बाहर से उसके ऊपर इतना दबाव है। तो जहां तक पाकिस्तान के लिए तो दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं और ये दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। खत्म क्यों नहीं होंगी? क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और नीतियां शुरू से ही गलत रही हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में बताया सिखाया जाता है कि अगर एक इंसान की नीयत और नीतियां गंदी हो, खराब हो, वो कभी जिंदगी में लंबे दौर पे सफल नहीं हो सकता। उसे छोटी मोटी सफलताएं शुरू में मिल जाए, लेकिन जिंदगी के रेस में वो हमेशा विफल रहेगा। यही हाल देशों का होता है। जिस देश की बुनियाद, जिस देश की नीतियां गलत हो, नियत गलत हो, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? यही हाल पाकिस्तान का है। आज पाकिस्तान ने अपने लिए खुद जो बीज बोए थे, आज उसी के लिए वो नाग बन के बैठ गए हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 1950 में जब 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए और पाकिस्तान को नए देश के रूप में उभरे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी, भारत की कम थी, 82.2 अमेरिकी डॉलर। लेकिन क्या हुआ 1950 से लेकर 2026 तक? भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पे बढ़ चला है। पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ चला है। भारत में हर समुदाय के लोग प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान में आए गए दिन कत्लेआम हो रहा है अलग अलग धर्मों के लोगों में। इसका कारण है गलत नीयत और गलत नीतियां, और पाकिस्तान इसके लिए खुद जिम्मेवार है। जी। सोढी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान की जिम्मेदारी का आपने जिक्र किया, दूसरी ओर टीटीपी को लेकर बात करें, टीटीपी का निर्माण एक तरीके से कह सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पाकिस्तान अपने एक बी टीम बनाने की तैयारी कर रहा था और जिस तरीके तालिबान पाकिस्तान का निर्माण पाकिस्तान की सरकार के द्वारा करवाया गया, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा करवाया गया, अब उसी को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार एक आतंकी संगठन कह रही है। अभिषेक जी,
कहा जाता है कि कर्मा जब बदला लेती है जी। तो इतने जोर से चपेट मारती है कि इंसान को समझ नहीं आता है कि उसने उसके साथ क्या हुआ। जी। कर्मा पाकिस्तान को अब वापस उसी दाव पेच में दे रहा है जो पाकिस्तान ने भारत पे या कई अलग अलग देशों पे जो अपने चालें चलने की कोशिश की। आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है रहने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था 21 अक्टूबर 2023 को कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है कहीं पे रहने के लिए। जी। तो ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये उसने जो इतने गलत बीज बोए थे, जो उसने गलत नियत रखी, नीतियां रखी, आज जगह जगह पे आक्रोश है, जगह जगह पे उसके आतंकवादी वहां पे कहर मचा रहे हैं। तालिबान तो रुकने के लिए तैयार नहीं है, अफगानिस्तान के साथ आए गए दिन झड़प हो रही है। तो ये डेफिनेटली इसका सारा जो श्रेय जाता है वो पाकिस्तान के कर्मों को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल, कभी इस तरह ज़ाहिर की तौर पर चीज सोढी साहब, जिस नहीं। तरीके से आपने ज़िक्र किया पाकिस्तान को उसके कर्मों का फल इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है, और जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो रखी है उस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज़।